समूह में बड़ी ताकत होती है। अगर किसान आपस में समूह बनाकर खेती करें तो इसका परिणाम गुणात्मक तौर पर सामने आएगा। सामूहिक खेती करने से किसान खेतीबाड़ी के जोखिम को कम करते हुए अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बस जरूरत है किसान इकट्ठा होकर आगे बढ़े। चलिए सामूहिक खेती करने के फायदे और समूह का गठन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं ICAR प्लांडू रांची के कृषि प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव। नमस्कार किसान भाइयों, अक्सर यहाँ चर्चा होती है जो खेती में आमदनी कम होती है। इसका कारण ये होता है हम लोग अकेले खेती कर रहे होते हैं। इसके कारण क्या होता है, हम कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट से, फिर उसको घर लाते हैं, फिर खेती करते हैं अकेले, फिर उसको अकेले बेचते हैं। इसमें बहुत सारी समस्याएं आती है और मुनाफा नहीं हो पाता और हम कहते हैं जो खेती में आमदनी नहीं हुई। अगर हम समूह में खेती करते हैं तो आसान हो जाता है खेती करना, फिर खेती करके इससे सही कीमत मिल पाता है। तो ये तभी होता है जब हम समूह में खेती करें, और ख़ासकर बिहार और झारखंड के छोटे छोटे किसान भाइयों जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं, अकेले खेती कर रहे हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ता कहा जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है समूह में खेती करना। सामूहिक खेती ऐसे कृषि को कहते हैं जिसमें कई किसान मिलकर भागीदारी से कहीं कृषि का उद्योग चलाएं, कुछ अन्य स्थानों पर कृषक स्वेच्छा से कृषि सहकारी योजनाओं में संगठित होकर सामूहिक खेती करते हैं। सामूहिक खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को स्वावलंबी बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को शिक्षित करना, जिससे कि वे कृषि आधुनिक तकनीकियों को आसानी से अपना सके। किसानों के समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसान हितकारी समूह, खाद्य सुरक्षा समूह, कृषि उत्पादन संगठन इत्यादि। सामूहिक खेती करने के लिए सबसे पहले समूह बनाने की जरूरत होती है और उस समूह को पंजीकृत भी कराना पड़ता है। तभी शासकीय योजनाओं का जल्दी लाभ मिलता है और समूह बनाने और उसे पंजीकृत कराने की कुछ बुनियादी प्रक्रिया होती है। और समूह में खेती करने के लिए अगर 10 किसान भाई जो एक तरह के उत्पाद ले रहे हैं या एक तरह के सोच रखते हैं, वो इकट्ठा हो सकते हैं और समूह बना सकते हैं। समूह भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे बोलते हैं। बड़े स्तर पर जैसे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी बोलते हैं। कम से कम 10 सदस्य का होना जरूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई संख्या नहीं है, 1000 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं और इसके बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। हम लोग इकट्ठा होते हैं, फिर चर्चा करते हैं जो हम लोगों को किस क्षेत्र में काम करना है, किसके संसाधन उपलब्ध हैं, विस्तार से चर्चा करके एक जो निर्णय होता है उसको हम लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं तो उसमें फिर हम अपने सदस्यों के बीच में ही चयन कर लेते हैं जो ट्रेजरर कौन बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा और कौन मेंबर्स हैं। इस तरह से हम निर्णय लेकर के चयन कर लेते हैं। उन्हें सारे अधिकार रहते हैं जो सुचारू रूप से फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करे। इसके बाद अब जैसे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है या सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये अगर सही ढंग से कार्य कर रही है, रेगुलर इनकी मीटिंग हो रही है, तो फिर ये अप्रोच कर सकते हैं लोन के लिए। नाबार्ड एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि बहुत सारी मदद देती है इस तरह की संस्था को, जिसमें कि वो लोन भी देती है और रजिस्ट्रेशन भी नाबार्ड के द्वारा करवाया जाता है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन का। एक और संस्था है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC बोलते हैं उसको संक्षेप में। तो इनके द्वारा भी लोन भी मिलता है और रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। मार्केटिंग के लिए भी इन संस्थाओं से नाबार्ड के द्वारा बहुत सारी सहायता दी जाती है। स्टोर जैसे वेयर हाउस बनाना है उसके लिए भी बहुत सारी मदद दिया जाता है। तो इन मदद को भी ले सकते हैं इन संस्थाओं से। सामूहिक खेती करने के फायदे। एकल कृषि की तुलना में सामूहिक खेती अधिक कुशल होती है। सामूहिक खेती से कृषि क्षेत्र में निवेश, उत्पादन एवं आय में बढ़ोतरी होती है। सामूहिक खेती से निर्यातों को बढ़ावा मिलता है। सामूहिक खेती करने से कृषि में जोखिम कम कर सकते हैं। सामूहिक खेती करने से बाजार
प्रसंस्करण, स्टोरेज आदि की सुविधा आसानी से मिल जाती है। सामूहिक खेती करने से पूरे समूह का विकास तेजी से होता है। और जो ट्रेनिंग कंपोनेंट है, क्योंकि सदस्यों को किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए विस्तार से, वो ट्रेनिंग भी मुहैया करवाया जाता है। जैसे प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं और उनके भी केंद्र हैं, ICAR के भी संस्थान हैं, वैज्ञानिक हैं या अधिकारी हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनसे परामर्श लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके ग्रुप को बनाने में, समूह को खड़ा करने में। और जब आप पूर्ण रूप से सभी नियम का पालन करने लगेंगे, तब आप खुद सक्षम हो जाएंगे, किसी भी एजेंसी की ज़रूरत न रहेगी जो कि आपको सुचारू रूप से कार्य कराने में मदद करें। और जब भी कोई दिक्कत होती है तो इन संस्थाओं से ज़रूर मदद लें। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है तो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 40,000 रुपया आ रहा है और कोई टैक्स नहीं लगता, चूँकि ये एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में जो भी आप उत्पादन करेंगे वो टैक्स से मुक्त होता है। आइए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ किसानों से जो कि अपने गांव के किसानों के साथ मिलकर सामूहिक खेती कर रहे हैं और अच्छा लाभ ले रहे हैं। शुरुआत में प्रक्रिया है कि सबसे पहले हमको 20 गो किसान का एक चौपाल लगा करके और उनको ये सारी चीज़ें बताना है कि हम कैसे अपना खेती सही ढंग से कर सकेंगे और उससे हमको क्या क्या लाभ होगा। तो 20 गो किसान को हम लेते हैं, फिर अपने उसी 20 गो किसान में से हम एक बायलॉज तैयार करते हैं कि इस समूह को हम कैसे संचालित करेंगे उसके लिए। फिर उसी में से हम संचालित करने के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन करते हैं। फिर उसको हम आत्मा के द्वारा, जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड केंद्र सरकार का है, उससे हम रजिस्ट्रेशन कराने का अपील करते हैं और रजिस्ट्रेशन लेते हैं। फिर उस रजिस्ट्रेशन और जो बायलॉज है और अध्यक्ष सचिव के सिग्नेचर से हम बैंक में खाता खोलते हैं। वह जो हम लोगों ने नियम बनाया उसमें 100 रुपया या 50 रुपये प्रति महीना जमा करने के लिए प्रत्येक महीना बैठक करने का नियम बनाए और उसमें खेती गृहस्थी पर जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उस पर बात विचार करने के लिए वो प्रत्येक महीना बैठक करके और उसको हम आगे ले चलते हैं। प्रदेश के किसानों का रुझान अब धीरे धीरे आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहा है और प्रदेश के कई किसान फसलों की बोनी मिट्टी का परीक्षण करवाकर ही उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मिट्टी परीक्षण के इस कार्य में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने हाल ही में एक सॉइल किट को विकसित किया है, जिसकी सहायता से किसान अपने घर पर ही मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग किसान कैसे करें और ये किट किसानों को कहां से प्राप्त होगी, इन सभी बातों की जानकारी दे रही हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की प्रसार अधिकारी डॉक्टर नेहा पांडे। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि किसान भाई आप सब जानते हैं कि मिट्टी में बहुत सारी उपयोग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं जो कि फसल की उपज के लिए बहुत ही जरूरी होती है। किसान भाई ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि आप जो फसल के लिए रिकमेंडेड उर्वरक है वो न दे करके अपने मन से ही उसमें यूरिया, DAP इस तरह के खाद देते रहते हैं। उस खेत की मिट्टी को वो ज़रूरत है या नहीं, लेकिन आप उसे डालते रहते हैं, इससे कि निरंतर हमारा जो मिट्टी है वो उसका स्वास्थ्य खराब होता जाता है। तो इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे सॉइल टेस्टिंग किट के बारे में। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हासिल हुआ है उतना ही पूर्ति हो तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। परंतु किसान भाइयों, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें, इसकी पहचान मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आने के बाद करेंगे। अतः आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। तो ये क्यों ज़रूरी है? जहाँ पर बिजली नहीं है, गांव-गांव में जहाँ पर बिजली नहीं है, या फिर वो किसान जो किसी कृषि वैज्ञानिक के कांटेक्ट में नहीं है, जो हमारे पास नहीं आ पाते हैं, या फिर हम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो किसी वैज्ञानिक के मदद के बिना या फिर किसी डेमोन्स्ट्रेशन के बिना ही खुद से सॉइल टेस्टिंग किट से अपनी मिट्टी का हेल्थ, जो स्वास्थ्य है, वो पता कर सकते हैं और उसके अनुसार ही आप उर्वरक डाल सकते हैं।
सॉइल टेस्टिंग किट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपना जो सॉइल सैंपल है वो सुगम तरीके से कैसे निकालें। तो हमारी जो खेत की ज़मीन है उसमें से हर कोने से 10-12 जगह से हम मिट्टी इकट्ठा कर ले, वी शेप्ड, इस तरह का वी शेप्ड का नॉच बनाकर 5 से 6 इंच गहराई से मिट्टी को हम 10-12 जगह से इकट्ठा करें और एक पॉलीथीन शीट में उसे बिछाकर रखें। फिर एक साथ अच्छे से मिलाएं, उसमें से जो खरपतवार ये सारी चीज़ें निकालकर सारे मिट्टी को तोड़कर भुरभुरा करके अच्छे से मिलाएं और उसके 4 भाग कर दें। 4 भागों में से 3 भाग को हम डिस्कार्ड कर दें और जो 1 भाग है उसको फिर से हम 4 भाग में बांटें और फिर से 3 भाग को डिस्कार्ड कर दिए और 1 भाग को फिर से 4 भाग में बांटे। ऐसा प्रक्रिया कम से कम मतलब 5 से 6 बार दोहराने के बाद जब 500 ग्राम मिट्टी आपके पास शेष बच जाए तो उसे हम सैंपल के तौर पर कलेक्ट कर लें और पॉलीथीन में बांध करके सॉइल टेस्टिंग किट की तरफ ले जाएं। अब सॉइल टेस्टिंग किट जो है वो कैसे काम करती है, जो हमारा सॉइल सैंपल है उसका घोल बनाकर अगर हम उसमें डाल दें तो पीएच, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर क्या है वो हमें ये सॉइल टेस्टिंग किट हमें बता देता है। जैसे कि जो हमारा मिट्टी है इसमें अगर वो एसिडिक मिट्टी है तो पीएच 7 से कम, अगर न्यूट्रल है तो 6.5 से 7 और अगर एल्कलाइन है तो 7 से ज़्यादा पीएच का वैल्यू शो करेगा। सॉइल टेस्टिंग किट में कुछ इनबिल्ट केमिकल्स होते हैं, 8 केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के रंग का एक चार्ट होता है। जो कलर हमारे चार्ट में टैली खाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू रहेगा, वही वैल्यू उस सॉइल सैंपल की वैल्यू है। जैसे कि पीएच मान अगर हमारा 4 से 6 के बीच आता है तो एक कलर रहेगा, अगर 6.5 से 7 के बीच आएगा तो एक कलर होगा और वो न्यूट्रल मिट्टी कहलाएगा जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से 8 है या 8 से 10 है तो उसके लिए अलग कलर आएगा, जो हमारे चार्ट में टैली खाएगा वही वैल्यू हमारी मिट्टी के जांच का होगा। इस परीक्षण से खेत में जीवांश की मात्रा की जानकारी मिलती है। जैविक कार्बन की मात्रा का सीधा संबंध भूमि की उर्वरता से होता है। इसके अलावा जीवांश मिट्टियों को भुरभुरी बनाकर उसकी भौतिक दशा को सुधारता है और खेत की जल सोखने व धारण करने की क्षमता में वृद्धि करता है। परीक्षण के दौरान आवश्यक मात्रा ज्ञात की जाती है। इन मृदाओं को सुधारकर कृषि योग्य एवं लाभकारी बनाया जा सकता है। किसान भाइयों, मैं ये बतला दूं कि वैसे तो बहुत तरह के सॉइल टेस्टिंग किट मार्केट में उपलब्ध है, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग ब्रांडिंग की सॉइल टेस्टिंग किट उपलब्ध है, लेकिन सारी सॉइल टेस्टिंग किट उतनी ऑथेंटिकेट नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा सॉइल टेस्टिंग किट है जिसका नाम है मृदा परीक्षक। मृदा परीक्षक का कुल मार्केट वैल्यू कुल 70 से 80 हज़ार रुपए तक का पड़ता है, जिसको किसान भाई अकेले न खरीद कर अगर समूह बनाकर खरीदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार का जो केमिकल्स उसमें रिफिल्ड है उससे 100 सॉइल सैंपल तक आप चेक कर सकते हैं, उसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं कि अपने सॉइल में क्या उर्वरक देनी चाहिए और क्या नहीं देनी चाहिए और उसका पीएच मान कितना है। अगर आपका जांच सही ऑथेंटिकेट नहीं आ रहा है तो आप निकटीय किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वहां पर अपना मिट्टी का जो सैंपल है वो लाएं और निःशुल्क जांच कराएं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि इस अवधि में मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई गेहूं की कटाई एवं दौनी के कार्य को प्राथमिकता दें। कटाई के बाद गेहूं को पूरी तरह सुखाकर भंडारित रखें। बसंतकालीन मक्का, पिछात बोई गई रबी मक्का, प्याज, सब्जियों की फसल एवं चारा फसलों में सिंचाई शाम के समय करें। ध्यान दें कि सिंचाई करते समय हवा की गति कम हो। रबी फसल की कटाई के बाद
खाली खेतों की गहरी जुताई कर खेतों को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप मिट्टी में छिपे कीड़े के अंडे, प्यूपा एवं घास के बीजों को नष्ट कर सके। शुष्क एवं गर्म मौसम थ्रिप्स कीट के फैलाव के लिए अनुकूल है। प्याज में थ्रिप्स कीट की निगरानी रखें। इनकी संख्या अधिक पाए जाने पर प्रोफेनोफॉस दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। भिंडी में फल एवं प्ररोह विधक कीट की निगरानी रखें। बचाव हेतु सर्वप्रथम क्षतिग्रस्त पौधे के भागों व क्रांत फल की तुराई कर खेत से अलग कर दें एवं उसके बाद मेलाथियान 50 EC दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा फसलों में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। इन फसलों को क्षति पहुंचाने वाला यह प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। मूंग व उड़द की फसलों में सघन रोमे वाली सुंडिया की निगरानी करें। रोकथाम हेतु फसल में मेथाइल पैराथियान 50 EC दवा का 2 मिलीलीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल में छिड़काव करें। आम एवं लीची के बगीचों में नमी बनाए रखें। आम के पेड़ में मिलीबग, दहिया कीट की निगरानी करें। दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ऐसे मौसम में फसल की जल की आवश्यकता बढ़ जाती है। अतः किसान भाई अपने फसल एवं सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। तापमान में बढ़ोतरी के कारण मवेशियों में लू लगने की संभावना भी बढ़ती है। अतः किसान भाई अपने मवेशियों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं तथा जानवरों को नियमित रूप से नहलवाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डुमरा, जिला मधुबनी के कृषक अजीत कुमार ने। यह आंवला के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अजीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस समय देखा जाए तो बाग में बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग, यानी कि उसमें पुष्प आ चुके हैं, फूल आ चुके हैं आंवले में। अब वो फूल जो है आने के बाद फूल झड़ जाएंगे और परागण का कार्य संपन्न हो जाएगा और फिर वो जो है जैसे पहली बारिश आएगी जुलाई अगस्त में, फिर उसमें दाने बनने स्टार्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, आप सबसे पहले आंवले के बाग को साफ सुथरा रखें और समय समय पर निराई गुड़ाई करके बागों को खरपतवार मुक्त रखें और बाग में उचित नमी बनाए रखने हेतु वृक्षों के आसपास पलवार या सूखी पत्तियों को बिछा दें, जिससे बाग में नमी बनी रहेगी और वृक्षों की बढ़वार सुचारू रूप से होगी। किसान भाइयों, इस समय जो है आप जब बाग में एक गहरी जुताई कर दें, जिससे आप देखेंगे कि आपको जो है उसका सीधा प्रभाव जो है आपके फसल के ऊपर पड़ेगा। गहरी जुताई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक जो है कीड़ा जो है इस समय वो मिट्टी में रहता है और जैसे बारिश होगी वो मिट्टी से बाहर निकल करके पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएगा और पेड़ों के ऊपर चढ़ करके जो आपकी नई डालियाँ हैं पतली वाली जिस पे फल बनते हैं उनके जो है सिरे पर जा करके वो छेद करके उनके अंदर बैठ जाता है और आप देखेंगे कि गांठें बना देता है और वो गांठें बनने के बाद जो है वहाँ से पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो उनकी रोकथाम के लिए इस समय गर्मी की जो जुताई है उसको करने की जरूरत है, जिससे वो कीड़े का व्यवहार जो है उनका खत्म हो जाए। गौलमेज कीट के नियंत्रण हेतु आप सबसे पहले कीट ग्रसित टहनियों को काट कर नष्ट कर दें। उसके बाद कटे भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का लेप लगा दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। दूसरा जो है एक कीड़ा आता है जो कि पौधे के जो बार्क है, जो उसका छिलका है उसको खाते रहता है और उससे जो है पौधा कमज़ोर होता रहता है। तो उसकी रोकथाम के लिए किसान भाई जो है जो पौधे का रिंग है, यानी कि 1 से 1.5 मीटर की दूरी में जो है अच्छे से गुड़ाई करके उसमें डाइमेथोएट 10 से 15 ग्राम अच्छी प्रकार से मिला दें, तो उससे देखेंगे कि उस कीड़े का रोकथाम होगा। या तो किसान भाई एक कार्य करने के बाद जो है डाइमेथोएट या क्लोरोपाइरिफास को गेरू के साथ मिला करके और पूरे पौधे को 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई तक अच्छे से उस पर रंग रोधन कर दें, तो उससे बाग भी अच्छी दिखाई देती है, पौधे भी दूर से दिखाई देते हैं
और उसके प्रभाव से जो है वो जो छिलका खाने वाला जो कीड़ा है वो जो है प्रबंधित हो जाता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाकर किसान कमा सकते हैं अपनी फसलों से अधिक मुनाफा। फसलों की थ्रेसिंग करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।